अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आज का ये लेक्चर पीरा एक्ट 2024 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। आप तमाम लोगों को आपकी तैयारी में असिस्ट करने के लिए जो फ़ेज़ 1 का दूसरा पेपर है लॉ का, उसको हम जो है वो डिकोड कर रहे हैं और सारे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने के बाद या इससे पहले स्क्रीन पर नज़र आने वाली प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस करना है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम रिमेनिंग जो चैप्टर 7 था उसके रिमेनिंग सेक्शन 38 और 39 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, उसके सेक्शन 40 को डिस्कस करेंगे। हम तमाम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ों का कंसेप्ट आप ले सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट में शेयर करता चलूँ कि वो लोग जो SDEO पीरा में अपेयर हो रहे हैं, आपका जो लॉ का पेपर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि ये वो पेपर है जो बहुत से स्टूडेंट्स के एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेट नहीं कर रहा। अगर आप वकालत के बैकग्राउंड से नहीं आए तो लॉ का एग्ज़ाम प्रिपेयर करना, इसमें अच्छा स्कोर करना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। और अगर आप इस पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं तो फाइनल मेरिट में ये चीज़ आपको फैसिलिटेट करने वाली है। तो इसी सिलसिले में आपको असिस्ट करने के लिए हमने SDEO पीरा का जो लॉ का पेपर है उस हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है। इस किताब को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये किताब उर्दू बाज़ार लाहौर में इल्मी बुक हाउस पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। SDEO के लॉ के पेपर में जितने भी लॉज एडेड हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो, पाकिस्तान पीनल कोड हो, या इसके अलावा पीरा और उसके स्केड्यूल्ड लॉज हों, तमाम के तमाम लॉज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके अंदर कवर किया गया और एग्जाम से रेलेवेंट रहते हुए कवर किया गया। तो अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स आपको डिटेल में फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो बेरट आपके सामने है, इससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप जो है इस किताब पर रिलाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सेक्शन 38 से पढ़ेंगे। प्रीवियसली हम सेक्शन 37 तक डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 38 किस चीज़ के बारे में हमें बताता है? सेक्शन 38 हमें बताता है इंक्रोचमेंट्स के बारे में। और ये इंक्रोचमेंट्स किन चीज़ों की है? ये इंक्रोचमेंट्स जो है वो, ये इंक्रोचमेंट बेसिकली मूवेबल टाइप इंक्रोचमेंट है और इसके रिमूवल के प्रोसेस को सेक्शन 38 डिस्कस कर रहा है हमारे साथ। अगर आप इस चैप्टर के नाम पर फोकस करें तो सबसे पहले हमने पब्लिक न्यूजेंस पढ़ा था। पब्लिक न्यूजेंस के बाद जो है इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन, दूसरा पार्ट जो है वो इंक्रोचमेंट से रिलेट कर रहा है, जिसमें 2 किस्म की इंक्रोचमेंट्स हैं। एक मूवेबल इंक्रोचमेंट है और दूसरी इमूवेबल इंक्रोचमेंट है। तो मूवेबल इंक्रोचमेंट को सेक्शन 38 डील कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाता है द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, कंप्लेन और रेफरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट और कस्टोडियन ऑफ द स्टेट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम विसल ब्लोअर और एनी डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, बोर्ड, हियरिंग ऑफिसर और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall inspect the site, टेक द स्टांस ऑफ द कंसर्न पर्सन एंड इफ सेटिस्फाइड। हम सबसे पहले इसको यहाँ तक डिस्कस करते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या कर सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर अगर चाहे तो ऑन हिज ओन मोशन या कंप्लेन रिसीव होने के बाद या रेफरेंस रिसीव होने के बाद, कंप्लेन और रेफरेंस जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकता है या कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी की तरफ से आ सकता है। इसके रिसीव होने के बाद या अगर उसको कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसकी तरफ से? विसल ब्लोअर की तरफ से। विसल ब्लोअर कौन होता है? कमेंट सेक्शन में आपने बताना, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और एनी डायरेक्शन फ्रॉम दी अथॉरिटी, या उसको कोई भी डायरेक्शन मिलती है अथॉरिटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, हियरिंग ऑफिसर की तरफ से, SDEO की तरफ से, ये सारे लोग जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर इनको रिपोर्ट करता है, इस वजह से ये इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इनसे डायरेक्शन मिलने के बाद, ये कंप्लेन रिसीव होने के बाद, कंप्लेन और ये जो डायरेक्शन होगी ये किसके हवाले से होगी? ये मूवेबल इंक्रोचमेंट के हवाले से होगी। तो EO ने करना क्या है? EO ने करना है कि उसने इंस्पेक्ट करना है किस चीज़ को? साइट को, जहाँ पर मूवेबल इंक्रोचमेंट हुई है। और क्या उसके बाद क्या करेगा? वो स्टांस रिकॉर्ड करेगा। किन लोगों का? कंसर्न्ड पर्सन्स का। एंड इफ सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल अंडर द लॉ, ही शैल सर्व नोटिस और रिमूवल ऑर्डर। और उसको लगता है कि इंक्रोचमेंट जो है ये वाकई एग्जिस्ट करती है और इसको रिमूव होना चाहिए, तो उसके लिए वो एक नोटिस सर्व कर सकता है या एक रिमूवल ऑर्डर दे सकता है। क्या कर सकता है? नोटिस सर्व कर सकता है या फिर रिमूवल ऑर्डर दे सकता है टू द इलीगल ऑक्यूपायर और टू विकेट द स्टेट प्रॉपर्टी। इलीगल ऑक्यूपायर को इसने नोटिस देना है या फिर इसने रिमूवल ऑर्डर देना है। और उनको क्या जो है इसने ऑर्डर करना है कि वो विकेट कर दें, खाली कर दें किस चीज़
किसको, स्टेट प्रॉपर्टी को जिन पर वो काबिज हैं मूवेबल एनक्रोचमेंट के थ्रू, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ये काम करना है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड थ्रू एनी मींस एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, अब जो उसने रिमूवल नोटिस उनको दिया है या ऑर्डर किया है उसके अंदर एक टाइम प्रिस्क्राइब्ड है कि जिसके अंदर उन्होंने मूवेबल एनक्रोचमेंट को रिमूव करना है। अब इन केस वो टाइम एक्सपायर हो जाता है और मूवेबल एनक्रोचमेंट को रिमूव नहीं किया जाता, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी ऑथराइज्ड टू टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो ईओ जो है नीचे दिए गए एक्शंस में से कोई एक एक्शन या एक से ज्यादा एक्शन ले सकता है। अब ईओ कौन से एक्शंस ले सकता है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये बहुत सी चीजें प्रीवियस सेक्शंस के साथ रिलेट भी कर रही हैं और आने वाले सेक्शंस के साथ रिलेट भी करेंगे। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, जिस तरीके से अभी पहले पब्लिक न्यूजेंस रिमूव करवानी थी, अब एनक्रोचमेंट रिमूव करवानी है, तो एक्शंस जो ईओ ले सकता है वो कमोबेश एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर आप एक बार इस चीज को समझ लेते हैं तो अगली बार सिर्फ आप सिंपल उसको रीड आउट करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ईओ क्या कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है या कॉज टू बी रिमूव कर सकता है, वो उसको हटा सकता है या हटवा सकता है किस चीज को, इंक्रोचमेंट को। और किस तरीक़ाकार से, यूजिंग सच मीन्स, उन जराए को इस्तेमाल करते हुए और सच फोर्स और उस कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए जो रीजनेबल है और नेसेसरी है। देन वो इम्पोज कर सकता है फाइन को और रिकवर कर सकता है फाइन। और ये रिकवर कैसे करना है, जिस तरीके से इस कानून के ताबे प्रोसीजर उसको बताया गया है, इसके जो लॉज के ताबे उसको प्रोसीजर बताया गया है, उसके ताबे जो है रहते हुए इसने फाइन इम्पोज भी करना है और उसको रिकवर भी करवाना है। देन ये कॉन्फिस्केट कर सकता है, कब्जे में ले सकता है आर्टिकल्स को, कार्ड को और व्हीकल्स को एज द केस में भी, और उनको क्या करवा सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है, द सेम इन द इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन में उनको डिपॉजिट करवा सकता है। और जब ये कॉन्फिस्केट करेगा किसी आर्टिकल, कार्ड या व्हीकल को, तो उसका एक सीजर मेमो देगा, किसको देगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को देगा कि उसने फला जो है वो आर्टिकल, कार्ड या व्हीकल को कॉन्फिस्केट कर लिया है, उसका सीजर मेमो उसने सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को दे दिया, और उसके बाद इलीगल ऑक्यूपायर को भी उसने सीजर मेमो दे दिया। अच्छा, और क्या कर सकता है, ये प्रीमिसेस को सील कर सकता है। उसके बाद ये ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है अगर वो फाइन की पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, या वो ऑफेंस को रिपीट करता है, या वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, हर्डल्स क्रिएट करता है। किस चीज के लिए, किसके लिए, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। और किस चीज में हर्डल क्रिएट करता है, डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। उसके बाद ईओ क्या कर सकता है कि एक कंप्लेंट सबमिट कर सकता है, किसके सामने, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सामने। और किस चीज के लिए कंप्लेंट सबमिट करेगा कि एफआईआर रजिस्टर की जाए अगेंस्ट द ऑफेंडर, जो कि या तो फाइन पे नहीं कर रहा, या ऑफेंस को रिपीट कर रहा है, या कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ जो वायलेट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भी दे सकता है। देन इसने रिपोर्ट सबमिट करनी है बिफोर एसडीईओ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट एंड रेंट बाय द हियरिंग ऑफिसर। अब ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट है, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट है इन्फोर्समेंट की, और ये जो रेंट है इन्फोर्समेंट का, ये फाइनली डिसाइड करना है हियरिंग ऑफिसर ने। ईओ ने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, कि वो हियरिंग ऑफिसर से इस चीज की डिटर्मिनेशन करवाए। ठीक है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल, कार्ड और व्हीकल, डिसाइड द फेट ऑफ सील्ड प्रीमिसेस एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट एंड रेंट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो हियरिंग ऑफिसर ऑथराइज्ड है कि उसने कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स के हवाले से फाइनल डिसीजन लेना है, उनको डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से कि उनके साथ क्या किया जाना है, उनको ऑक्शन करवाना है, उनको वापस करना है, उन पर फाइन इंपोज करना है। ये डिस्पोज ऑफ करना जो है हियरिंग ऑफिसर की पावर्स में है। और सील्ड प्रीमिसेस का जो फेट है कि सील्ड प्रीमिसेस के साथ क्या किया जाना है, उसके हवाले से भी पावर्स हियरिंग ऑफिसर के पास हैं। और कॉस्ट की डिटर्मिनेशन, जो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है उसकी डिटर्मिनेशन और रेंट की डिटर्मिनेशन भी हियरिंग ऑफिसर ने करनी है। अब ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट हुई है, फॉर एग्जांपल एक इन्फोर्समेंट ऑपरेशन किया गया है और इस इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के ऊपर एक मखसूस कॉस्ट आती है, तो अब उसको रिकवर कैसे किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटर्मिन्ड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी पेएबल बाय द इलीगल ऑक्यूपायर। अब जो ये डिटर्मिन की गई है इन्फोर्समेंट की कॉस्ट, ये किसने पे करनी है, ये इलीगल ऑक्यूपायर ने पे करनी है। इफ सच कॉस्ट इज नॉट पेड, अगर ये पे नहीं की जाती, द हियरिंग ऑफिसर मे कॉज इट टू बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो हियरिंग ऑफिसर जो है इसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करवा सकता है। अब एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अमाउंट एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव होती है तो उस सूरत में उसकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को या तो अटैच किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है, और सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव होगी उससे जो उसकी ड्यू अमाउंट है वो सेटिस्फाई की जाएगी। और उसके बाद हियरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, जो आर्टिकल्स, कार्ड और व्हीकल्स कॉन्फिस्केटेड हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से, उनकी ऑक्शन करवा के उनको सेल कर सकता है ताकि इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो पूरी की जा सके। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये प्रीवियस सेक्शन में जब न्यूजेंस को रिमूव करने के हवाले से बात हुई थी, उसमें जो इन्फोर्समेंट कॉस्ट की रिकवरी थी वो भी इसी प्रोसीजर के थ्रू थी। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, द बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, बट इफ सच proceed exceeds the cost of the cost, the excess shall be paid to the illegal occupier। अब फॉर एग्जांपल ऑक्शन किया जाता है
आर्टिकल्स का, कार्ड्स का, व्हीकल्स का, और जो अमाउंट रिसीव होती है वो कम है, इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट है वो पूरी नहीं हो पा रही उससे, तो फिर उसकी जो वो बकिया अमाउंट है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर की जा सकती है। और इन केस जो अमाउंट रिसीव की गई है वो एक्सेस में है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट उससे पूरी हो गई है और अमाउंट बच रही है, तो फिर वो ऑफेंडर को वापस कर दी जाएगी। उसके बाद इस हवाले से यहाँ पर ये सेक्शन एडेड है, सेक्शन 38 सबसेक्शन 6 के जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसने डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है इंफॉर्मेशन की जो उसको रिसीव हो रही है और जो एक्शंस वो ले रहा है अगेंस्ट मूवेबल इंक्रोचमेंट, और ये रिपोर्ट इसने सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को सबमिट करनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 39 की तरफ, जिसमें प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट बताया गया है। अब ये भी उससे मिलता जुलता है, इसमें थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस होगा, लेकिन स्टिल हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे कंसेप्ट्स जो है वो ठीक हो जाएं। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, कंप्लेन और रेफरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट और कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम विसल ब्लोअर और एनी डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, बोर्ड, हियरिंग ऑफिसर और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने अगेन वही प्रोसेस है कि या तो वो खुद कर सकता है, ऑन हिज ओन मोशन कर सकता है, या कंप्लेन और रेफरेंस किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी की तरफ से आएगा, तो उसके बाद या अगर उसको विसल ब्लोअर से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या उसको डायरेक्शन आई है अथॉरिटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, हियरिंग ऑफिसर की तरफ से, एसडीओ की तरफ से, तो उसने क्या करना है कि इंस्पेक्ट करनी है साइट और स्टांस रिकॉर्ड करना है कंसर्न पर्संस का, एंड इफ सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल अंडर द लॉ ही शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर। अब अगर इमूवेबल इंक्रोचमेंट है तो उसने यहाँ पर मजीद कोई एक्शन नहीं लेना, उसने ये रिकॉर्ड कर लेना है और अगर वो सेटिस्फाई हो चुका है कि इंक्रोचमेंट वाकई एग्जिस्ट करती है तो उसने फिर एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देनी है किसको, हियरिंग ऑफिसर को। अब हियरिंग ऑफिसर का काम स्टार्ट होता है कि हियरिंग ऑफिसर शैल कंडक्ट द हियरिंग एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हियरिंग ऑफिसर ने क्या करना है कि जो कंसर्न पर्सन है उसको जो है वो सुनना है और हियरिंग कंडक्ट करनी है जिस तरीके से कानून ने इसको बताया है। उसके बाद आफ्टर द हियरिंग इफ द हियरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल अंडर द लॉ ही शैल इशू अ रिमूवल ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड एंड मैनर इन विच द इंक्रोचमेंट बी रिमूव। तो हियरिंग ऑफिसर ने दोनों पार्टीज को या कंसर्न पर्सन्स को सुनने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इंक्रोचमेंट वाकई ही एग्जिस्ट करती है और उसको रिमूव होना चाहिए तो फिर वो रिमूवल ऑर्डर इशू करेगा। क्या करेगा, रिमूवल ऑर्डर इशू करेगा। इमूवेबल इंक्रोचमेंट की सूरत में हियरिंग ऑफिसर ने सुनने के बाद कंसर्न पर्सन्स को अगर वो सेटिस्फाई है कि इंक्रोचमेंट एग्जिस्ट करती है तो रिमूवल ऑर्डर पास करेगा। अब रिमूवल ऑर्डर जो है वो राइटिंग में होना चाहिए और उसमें तमाम की तमाम जो है वो डिटेल्स स्पेसिफाई होनी चाहिए और उसमें ये बताया गया होना चाहिए कि कितने अरसे के अंदर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा, तो ये रिमूवल ऑर्डर होगा और ये हियरिंग ऑफिसर पास करेगा। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ द हियरिंग ऑफिसर शैल बी सर्व्ड अपॉन द इलीगल ऑक्यूपायर एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। तो हियरिंग ऑफिसर की तरफ से जो पास किया गया ऑर्डर है, रिमूवल ऑर्डर है, वो इलीगल ऑक्यूपायर के ऊपर सर्व किया जाएगा। सर्विस कैसे होगी इस ऑर्डर की ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और ये इस कानून के ताबे होगी। देन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम प्रोवाइडेड इन द रिमूवल ऑर्डर इफ इंक्रोचमेंट इज नॉट रिमूव्ड बाय द इलीगल ऑक्यूपायर द हियरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट द सब डिविजनल enforcement officer to get it removed in such manner as may be prescribed, and upon such direction the enforcement officer shall be authorized to take any one or more of the following actions। अब फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑर्डर दिया गया है इमूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए और जिस टाइम के लिए जो टाइम उसमें स्पेसिफाई किया गया था कि इस टाइम के अंदर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा कंसर्न पर्सन की तरफ से और इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं होती तो फिर एसडीईओ को हियरिंग ऑफिसर की तरफ से डायरेक्शन होगी कि इस इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाया जाए और उस सूरत में फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को एसडीओ की तरफ से डायरेक्ट किया जाएगा और इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑथराइज्ड है कि वो नीचे दिए गए एक्शंस में से कोई एक एक्शन ले सकता है उस इमूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाने के लिए या वो एक से ज़ायद एक्शंस ले सकता है। अब मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप मूवेबल और इमूवेबल का डिफरेंस समझते होंगे। मूवेबल एक जगह से दूसरी जगह बगैर उसकी शेप चेंज किए आप उसको लेके जा सकते हैं और इमूवेबल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंटली जो है अर्थ के साथ अटैच है और वो उसकी शेप को ख़राब किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाई जा सकती। तो अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन कौन से एक्शंस ले सकता है, वही एक्शंस ले सकता है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं कि वो रिमूव कर सकता है या रिमूव करवा सकता है इंक्रोचमेंट को वो ज़रा इस्तेमाल करते हुए और वो फोर्स इस्तेमाल करते हुए जो रीज़नेबल और नेसेसरी है। उसके बाद वो इम्पोज कर सकता है फ़ाइन को और रिकवर कर सकता है फ़ाइन को इस कानून के ताबे और स्केड्यूल्ड लॉज के ताबे। स्केड्यूल्ड लॉज का वर्ड वैसे यहाँ पर मिसेज है, इस कानून के ताबे जो है फ़ाइन को रिकवर करवा सकता है और वो इम्पोज करवा सकता है। उसके बाद वो आर्टिकल्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है, गुड्स को, और इसके अलावा मशीनरी और जो बिल्डिंग मटीरियल है उसको भी वो
कॉन्फिस्केट करवा सकता है। ये इसके अंदर एडिशनल चीज़ है, मशीनरी और बिल्डिंग मटीरियल एज द केस में भी, और उनको डिपॉजिट करवा सकता है कहाँ पर, इन्फोर्समेंट स्टेशन में। और जब वो डिपॉजिट करवाएगा तो वो सीजर मेमो देगा किसको, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, और उसकी कॉपी किसको देगा, इलीगल ऑक्यूपायर को देगा। उसके बाद वो प्रीमिसेस को सील कर सकता है। देन क्या कर सकता है कि वो अरेस्ट कर सकता है ऑफेंडर को, किस चीज़ के लिए, कि अगर वो फाइन का डिफॉल्ट करता है या वो ऑफेंस को रिपीट करता है या वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज जब कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, उसके बाद वो एक कंप्लेंट सबमिट कर सकता है बिफोर SDEO के जो ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट FIR सबमिट जो है वो FIR रजिस्टर की जाए। उसके बाद वो सबमिट कर सकता है रिपोर्ट बिफोर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के कॉस्ट को डिटरमिन किया जाए, जो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है, और इन्फोर्समेंट का रेंट है वो डिटरमिन किया जाए हियरिंग ऑफिसर की तरफ से। तो ये रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, गुड्स, मशीनरी और द बिल्डिंग मटीरियल, डिसाइड द फेट ऑफ सील्ड प्रीमिसेस एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड रेंट एज द केस में बी। तो हियरिंग ऑफिसर की अगेन वही पावर्स हैं कि वो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स को ऑक्शन करना है, इनको वापस करना है, इन पे फाइन इंपोज करना है, या वो ये कर सकता, वो जो सील्ड प्रीमिसेस है उसके फेट को भी डिसाइड कर सकता है। उसके बाद जो इन्फोर्समेंट में कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट है और रेंट है, उसकी डिटर्मिनेशन भी इसी ने करनी है। उसके बाद अगेन वही प्रोसेस है कि जो कॉस्ट बेसिकली आपने डिटर्मिन की है, हियरिंग ऑफिसर ने डिटर्मिन की है, उसको रिकवर किया जाएगा इलीगल ऑक्यूपायर से। और अगर इलीगल ऑक्यूपायर जो है वो कॉस्ट पे नहीं करता तो हियरिंग ऑफिसर जो है क्या कर सकता है कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे उस कॉस्ट को रिसीव कर सकता है, रिकवर कर सकता है, या फिर आर्टिकल्स, गुड्स, मशीनरी या बिल्डिंग मटेरियल जो कब्जे में लिया गया है उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से कॉन्फिस्केट किया गया है, उसको सेल किया जा सकता है ऑक्शन में। देन आगे बात की गई है कि अगर जो आपके बिल्डिंग मटेरियल और गुड्स वगैरह जो है वो सेल किए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि उससे इन्फोर्समेंट की कॉस्ट पूरी की जा सके, तो फिर ये जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव की जाएगी। और इन केस जो आपके गुड्स, आर्टिकल, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो सेल किया गया है, वो इतनी अमाउंट उससे रिसीव हुई है कि वो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट से ज़्यादा है, तो एक्सेस आपको वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शंस टेकन अगेंस्ट द इमूवेबल एनक्रोचमेंट टू द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो ईओ ने डेली बेसिस पर रिपोर्ट देनी है उस तमाम इन्फॉर्मेशन की जो वो रिसीव कर रहा है और वो तमाम एक्शंस जो ले रहा है वो इमूवेबल एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट, और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, SDEO को सबमिट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 40 और चैप्टर 8 हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो बेसिकली रिलेट कर रहा है इशुएंस से और डिलीवरी से। इशुएंस एंड डिलीवरी किस चीज़ की, नोटिस की। अच्छा, अब यहाँ बात की जा रही है सेक्शन 40 में इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। द नोटिस मे बी इशूड एंड डिलीवर्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो नोटिस जो है इस कानून के ताबे जो इशू किया जाता है वो डिलीवर किया जा सकता है एक या एक से ज़ायद तरीक़ाकार जो नीचे बताए गए हैं उनके थ्रू। सबसे पहला जो तरीक़ाकार है वो पर्सनल सर्विस है। पर्सनल सर्विस से मुराद कि जिसको नोटिस जो है वो इशू किया गया है उसी को ही दिया जाए कि आपको ये नोटिस जो है वो अथॉरिटी की तरफ से भेजा गया है, इसको आप फॉलो करें। तो द नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द ऑफेंडर थ्रू एनी एम्प्लॉय। नोटिस जो है जो अथॉरिटी की तरफ से इशू हुआ है वो सर्व किया जा सकता है ऑफेंडर को डायरेक्टली, किसकी तरफ से, किसी भी एम्प्लॉय की तरफ से, सब्जेक्ट टू रिसीविंग गिवन बाय सच ऑफेंडर, सब्जेक्ट टू दैट कि आपने आपकी जो ऑफेंडर है उसकी तरफ से रिसीविंग दी गई है। अच्छा, रिसीविंग से क्या मुराद है कि एक कॉपी ऑफ नोटिस उसने ऑफेंडर को देनी है और दूसरी कॉपी जो एम्प्लॉय के पास होगी उस पर ऑफेंडर सिग्नेचर कर देगा। ये तो बड़ा सादा सा तरीका है, और अगर ऑफेंडर बड़ा कॉपरेट करने वाला इंसान है तभी ये होगा, उसका एड्रेस आपको पता है तभी ये होगा कि आपने जाके एग्जैक्टली उस जगह पर आप पहुंचे और वहां पे आपने पर्सन को देखा, उसको नोटिस दिया और उससे रिसीविंग लेके आ गए। ये तो बड़ा सादा सा तरीका है कि सर्विस हो गई। प्रोवाइडेड दैट द रिफ्यूजल टू रिसीव द नोटिस विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग एंड फुटेज फ्रॉम द बॉडी कैम शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पर्सनल सर्विस। अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जाता है उस एड्रेस पे जहां पे वो ऑफेंडर रहता है, वो दरवाज़ा नॉक करता है, वो ऑफेंडर बाहर आता है और वो उस नोटिस को लेने से इनकार कर देता है। अब उसके इनकार का ये मतलब नहीं है कि पर्सनल सर्विस हुई नहीं है, पर्सनल सर्विस हो गई। जो एम्प्लॉय का बॉडी कैम है वो इस चीज़ का सफिशिएंट प्रूफ होगा कि वो पर्सन उसको मिल गया था और उसके इल्म में आ चुका था कि ये नोटिस उसको भेजा गया है। अब उसने अगर उसको जो है जानते बूझते हुए इग्नोर किया है, रिसीव नहीं किया, तो ये समझा जाएगा कि पर्सनल सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई है और वो जिसको इशू किया गया है नोटिस वो लोकेट कर लिया गया है। और इस चीज़ के लिए जो बॉडी कैम है वो कंक्लूसिव प्रूव होगा। उसके बाद जो प्रोसीडिंग उस पर्सन के अगेंस्ट की जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोसीडिंग में पेश होने के लिए उसको नोटिस इशू किया गया था और वो पेश नहीं होता और बाद में वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये चीज़ जो है
है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग को अफेक्ट नहीं करेगी कि जी वो, क्योंकि उसने जानते बूझते हुए उस सर्विस को इग्नोर किया है जिसका प्रूफ बॉडी कैम है, तो ये पर्सनल सर्विस जो है ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दूसरा तरीकाकार क्या है कि सर्विस एट द प्रेमिसेस। सर्विस एट द प्रेमिसेस इफ द ऑफेंडर कैन नॉट बी लोकेटेड फॉर हिज पर्सनल सर्विस। फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कि जो ऑफेंडर है वो कहाँ पर है और आप उसको पर्सनली जाके वो नोटिस सर्व नहीं कर सकते, तो नोटिस किस तरीके से सर्व होगा? इन दो तरीकाकार से सर्व होगा जो नीचे बताए गए हैं। सबसे पहला तरीकाकार क्या है कि इफ द ऑफेंडर इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द ऑफेंस हैज अकर्ड, वो ऑनर है प्रॉपर्टी का जहां पर ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, बट नॉट इन पोजेशन, लेकिन वो पोजेशन में नहीं है। पोजेशन में कोई और पर्सन है, कोई टेनेंट हो सकता है या कोई भी और पर्सन हो सकता है किसी और स्टेटस में। जिस प्रॉपर्टी का वो ऑनर है उसके पोजेशन में अब कोई और है। देयरफॉर द नोटिस शैल बी सेंट टू द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द ऑफेंडर। तो फिर नोटिस कहाँ भेजा जाएगा? उस प्रॉपर्टी की तरफ नहीं भेजा जाएगा जहां वो ऑनर है, वो भेजा जाएगा उस एड्रेस पे जहां पर लास्ट ये देखा गया है या लास्ट ये जो है वो पता चला है कि वो रिहाइश पजीर था, रह रहा था, तो उस लास्ट नोन एड्रेस पर जो है वो नोटिस भेजा जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ द ऑनर इज द ऑक्यूपाइंग ऑनर, ऑफेंडर इज द ऑक्यूपाइंग ऑनर। ऑफेंडर क्या है कि ऑनर भी है और साथ वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई भी कर रहा है, उसके पोजेशन में है, या वो जो ऑफेंडर है वो उस प्रॉपर्टी में टेनेंट है या कोई और उसका स्टेटस है लेकिन प्रॉपर्टी के पोजेशन में वो मौजूद है, तो फिर किस तरीके से सर्विस की जाएगी? तो जो है नोटिस सर्व किया जाएगा, भेजा जाएगा उस प्रॉपर्टी के एड्रेस पे जिस पर वो पोजेशन में है। अच्छा, अब ये पर्सनल सर्विस थी। पर्सनल सर्विस के बाद तीसरा तरीका है अफेक्सिंग ऑफ नोटिस, नोटिस को चिपकाना। इफ सर्विस फॉर एनी रीजन इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट इन द मैनर सेट आउट अबव। एक्सपीडियंट कहते हैं फायदेमंद, ठीक है। अब सर्विस अगर पॉसिबल नहीं है या वो फायदेमंद नहीं है ऊपर बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक, तो क्या किया जाएगा? द नोटिस शैल बी अफिक्स, नोटिस को चिपका दिया जाएगा एट अ कॉन्स्पिशियस पार्ट, एक ऐसे पार्ट पर, एक ऐसी जगह पर जो वाज़ेह है, नजर आ रहा है, देखा जा सकता है, ऑफ द हाउस इफ एनी, उस घर पर अगर ऑफेंडर का कोई घर है तो उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जो है उसको चस्पा कर दिया जाएगा। इन विच द ऑफेंडर इज ना लास्ट नोन टू हैव रिजाइडेड और कैरीड आउट बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, उसके ऐसे घर पर ये चिपकाया जाएगा जहां पर वो लास्ट रिहाइश पजीर था या वो बिजनेस कर रहा था या वो पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा था, यानी कि कोई मुनाफा कमाने के लिए कोई बिजनेस कर रहा था, काम कर रहा था। देन पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर। अब अगर सर्विस जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से पॉसिबल नहीं है या एक्सपीडियंट नहीं है ऊपर बताए गए तरीकाकार के मुताबिक, कि उसको पर्सनली सर्विस भी नहीं की जा सकती, उसके एड्रेस पे भी उसको नहीं भेजा जा सकता और उसको लोकेट नहीं किया जा पा रहा, नहीं पता कि वो जो है वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, कोई जो है वो आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद तरीकाकार क्या है कि आपने न्यूज़पेपर में, जो उर्दू न्यूज़पेपर होगा, जो वाइडली सर्कुलेट हो रहा होगा, उसके अंदर एक इश्तिहार दे देना है कि ये पर्सन जो है, जो ऑफेंडर है, उसको अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिस इशू किया गया है। ये चौथा तरीकाकार है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि लोकल प्रोक्लेमेशन आपने करवानी है कि इफ़ द नोटिस इज ऑफ जनरल नेचर एंड रिलेट टू मैनी पर्सन्स ऑफ सेम लोकेलिटी, या प्रोक्लेमेशन और अनाउंसमेंट बी मेड थ्रू अ लाउड स्पीकर इन द लोकेलिटी। अब फॉर एग्जांपल एक नोटिस इशू हुआ है, एक से ज़्यादा लोगों को इशू हुआ है और वो सब लोग एक लोकेलिटी के अंदर रिहाइश पजीर हैं, तो उनको एक ऐलान के थ्रू, एक लाउड स्पीकर पे जो है अनाउंसमेंट के थ्रू वो नोटिस कन्वे किया जा सकता है। Where service is made by the employee, he shall certify on the duplicate of the notice that he has served the notice on the required person। अब ये वही वाली बात की गई है कि अगर पर्सनल सर्विस होगी, इंसान को बजाते खुद नोटिस दिया जाएगा, तो उसकी रिसीविंग जो है वो ली जाएगी। रिसीविंग कैसे ली जाएगी? रिसीविंग ऐसे ली जाएगी कि उसकी जो डुप्लीकेट है, जो एक नोटिस आप एम्प्लॉय ने अपने पास रखना है, उस पर उसके सिग्नेचर मौजूद होंगे। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर 7 के रिमेनिंग सेक्शंस को और चैप्टर 8 के सेक्शन 40 को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपके जहन में SDO पीरा के हवाले से कोई भी सवाल है, कुछ चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा अगर आप SDO पीरा के लॉ के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो गाइड बुक है वो आपको असिस्ट करेगी, फैसिलिटेट करेगी, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।